हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम क्लास 10 चैप्टर 4 हिस्ट्री के चैप्टर 4 इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, उसके 50 शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है और तुरंत फर्स्ट फॉरवर्ड राउंड में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? तो इसका आंसर है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं चार ऑप्शंस है। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन हैवी फैक्ट्री प्रोडक्शन, फर्स्ट एंड अर्ली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट इज द अर्ली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप क्या बोलते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बनने से पहले किस तरह से इंडस्ट्री के काम को या लोड को उस समय संभाला जा रहा था, वो छोटे छोटे यूनिट्स बना के उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द जनरल पैटर्न ऑफ दिस इंडस्ट्री। यहाँ पे पहला ऑप्शन है, मर्चेंट्स वेयर बेस्ड इन टाउन बट द वर्क वाज डन मोस्टली इन कंट्री साइड। यस, दिस इज ओनली द राइट आंसर। जब मर्चेंट्स का रिक्वायरमेंट टाउन के जो मैन्युफैक्चरर थे वो पूरा नहीं किए या नहीं करे, या उन्होंने अपना मोनोपोली रखने के लिए अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया, तो फिर मर्चेंट्स लोग गांव की तरफ रुख किए या दे मूव टुवर्ड्स द विलेज। एंड उन्होंने क्या किया कि जो पीजेंट्स थे, जो काम के तलाश में रहते थे, उन लोगों को हायर किया और अपने प्रोडक्शन उनके द्वारा कराया और उनको जो भी रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया। तो मर्चेंट्स वेयर बेस्ड इन टाउन बट द वर्क वाज डन मोस्टली इन कंट्री साइड वाज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लंडन इनफैक्ट केम टू बी नोन एज डैश बिफोर द क्लॉथ वाज सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। तो लंदन इनफैक्ट क्या बोला जाता था उसको? ट्रेड सेंटर, फिनिशिंग सेंटर, वर्क सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। तो ऑप्शन विल बी बी, इट इज द फिनिशिंग सेंटर बोला जाता था, ऑप्शन बी। ओके, हु इंट्रोड्यूस द कॉटन मिल। कॉटन मिल किसने इंट्रोड्यूस किया? रिचर्ड आर्कराइट। ओके, इट इज ऑप्शन डी, रिचर्ड आर्कराइट वाज द राइट आंसर। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट चेंजेस टुक प्लेस आफ्टर द क्रिएशन ऑफ मिल। जो जब मिल्स वगैरह बने तो उसके बाद क्या चेंजेस आया लाइफ में? प्रोडक्शन वाज ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। दिस अलाउज ए मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस, ए वॉच ओवर क्वालिटी एंड द रेगुलेशन ऑफ लेबर। ये दिस इज द राइट आंसर। उससे क्या हुआ? जब मिल्स बना तो रेगुलेशन ऑफ लेबर हुआ, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना क्योंकि प्रोडक्ट्स के क्वालिटी के ऊपर नज़र रखा गया और चीज़ें प्रॉपरली सेट हो पाया और प्रॉपरली प्रोसेसिंग हो पाया, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ा और डिमांड्स को पूरा ठीक टाइम से हो पाया। सो नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट डिड द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन प्रोड्यूस। जो सबसे डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन क्या प्रोड्यूस करता है? तो इट इज आपका, देखिए, पॉलिस्टर एंड मेटल्स, जूट एंड कॉटन, कॉटन एंड मेटल। सबसे डायनामिक जो ऑप्शन सी है वो आपका ऑप्शन है कॉटन एंड मेटल। तो पहले कॉटन काफ़ी दिन तक प्रोडक्शन में था, टॉप प्रायोरिटी में, उसके बाद मेटल का दौर शुरू हुआ था, वो ओवरटेक कर गया था समय के साथ कॉटन। ओके, वेयर द न्यू इंडस्ट्रीज अर्ली एबल टू डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। क्या ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को डिस्प्लेस कर पाए? नो, ये नहीं हो पाया था। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वाज प्रोड्यूस्ड नॉट विद इन द फैक्ट्रीज बट आउटसाइड, विद इन डोमेस्टिक यूनिट्स में प्रोडक्शन होने लगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चलते हैं। व्हिच वेयर द नॉन मैकेनिकल सेक्टर दैट वे आर कमिंग अप। नॉन मैकेनिकल सेक्टर ऐसा क्या था जो आगे आया? दैट वाज फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग एंड फर्नीचर मेकिंग।
ये सारा जो सेक्टर्स हैं ये सामने आया, फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क एंड टनिंग। बाकी ओनली फूड प्रोसेसिंग यहाँ लिखा है, बिल्डिंग एंड पॉटरी लिखा है, ये पार्शियली करेक्ट है, बट सी इज द फुल्ली करेक्ट। ओके, ये सब उसका पार्ट थे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑकरिंग इन इंग्लैंड एट दैट टाइम। उस समय काफ़ी रैपिड चेंजेस हो रहे थे, बट उतना भी रैपिड नहीं होगा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन होगा, इनिशियल दौर में काफ़ी स्लो चेंज हुआ था। ये इनिशियल दौर की बात कर रहा है। जब इनिशियल दौर हुआ था 1730 के दौरान जब पहला बना था, उसके बाद काफ़ी दिन तक काफ़ी स्लो चेंजेस हुआ था, क्योंकि उतना टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं हो पाया था। तो इट विल बी स्लो, सब्सिक्वेंटली इट बिकम्स रैपिड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Why did not the technological changes spread dynamically across the industrial landscape? तो ये जो टेक्निकल चेंजेस स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, ये क्यों स्प्रेड नहीं हुआ? Why did not the technological change spread dramatically across the industrial landscape? इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में ये इतना डायनामिकली चेंज स्प्रेड क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इसका कारण क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी वाज एक्सपेंसिव, मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी आया, ये काफ़ी बड़ा यूनिट्स होता था टेक्नोलॉजी या ऑटोमेशन वगैरह, तो ये काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चला हुआ करता था। तो इसके जो सक्सेस रेट को देख के बड़े सावधान से मर्चेंट्स वगैरह इसमें उतरते थे। तो इट वाज उतनी तेजी से ये फैला नहीं, सब कॉशियसली इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, इसका सक्सेस रेट को। राइट, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ओके, अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है, हु इम्प्रूव द स्ट्रीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यूकॉमन एंड पेटेंटेड द न्यू इंजन इन 1781? कौन थे? जेम्स वाट। ओके, जो सब जानते हैं, जिसने पेटेंट करके अपने नाम में किया था। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ ह्यूमन लेबर इन विक्टोरियन ब्रिटेन? वाज देयर ए शॉर्टेज? नो, देयर वाज एब्सोल्युटली नो शॉर्टेज। ओवर क्राउडेड था, लेबर्स का मतलब काम चाहिए था, और ऑप्शंस ज़्यादा था फैक्ट्रीज के पास लोगों को चूज करने का, तो बिल्कुल ये नहीं था। देयर वाज नो शॉर्टेज। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, देयर वाज नो शॉर्टेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन डिमांडेड सीजनल लेबर? कौन से टाइप का प्रोडक्शन सीजनल लेबर के द्वारा होता था? दैट वाज गैस वर्क, ब्रेवरीज इन कोल्ड मंथ्स, बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स बिकम द प्रिंटर्स बिफोर क्रिसमस, शिप रिपेयरिंग ड्यूरिंग विंटर। तो विंटर के दौरान शिप रिपेयरिंग वगैरह, गैस वर्क, ब्रेवरीज, ये सब डिफरेंट सीजनल वर्क उनके द्वारा कराया जाता था, सीजनल लेबर्स के द्वारा। व्हेरेवर हैंडमेड गुड्स पॉपुलर इन इंग्लैंड? हैंडमेड जो गुड्स थे वो इंग्लैंड में पॉपुलर क्यों हुए? ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर है, डिमांड इन द मार्केट वाज ऑफन फॉर गुड्स विथ intricate design and specific shapes, especially by aristocrats and bourgeois class. Okay, bourgeois class. तो ये जो हाई प्रोफाइल लोग थे, या जो अरिस्टोक्रेट फैमिली से थे या रिच फैमिली से थे, वो फैक्ट्री प्रोडक्ट्स को पसंद नहीं करते थे। वो स्पेशली डिज़ाइन या हैंडमेड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पसंद करते थे, वो हाई प्राइस में भी बिकता था। ठीक है, तो दिस इज द रीजन। सो नेक्स्ट चलते हैं। हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू सिंबलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास बिकॉज they were better finished, individually produced and carefully designed, easily available labor, made for choices for individuals, not easily affordable. क्या ऑप्शन है? 15 नंबर ऑप्शन इज ए, they were better finished, individually produced and carefully designed, okay, as per the demand or situation or requirement. Okay, so it is the option A is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट वाज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जॉब विथ सच
abundance of labor in the cities. So कितना possibilities था getting a job? Job were given on the basis of merit and addition of the job seeker? No, a job dependent on the existing networks of the friendship, kin relation in the factory. अगर आपका कोई घर वाला, आपका गांव वाला या आपका रिश्तेदार फैक्ट्री में काम कर रहा है तो आपको जॉब मिलने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता था. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो नेक्स्ट में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what happened when the spinning jenny was introduced in the woolen industry? Spinning jenny, ये spinning jenny introduce होने से क्या हुआ? The women welcomed it very well. It was not able to produce competitive labor. Women who survived on the hand spinning began attacking a new machines. Attacking the new machine. तो women इससे काम से बच, मतलब उनको काम मिलना बंद हो गया या कम हो गया, तो जिसके वजह से ये उनका काम खींच लिया, ये जो आपका स्पिनिंग जेनी था, इसके वजह से. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. व्हाट चेंज टुक प्लेस इन 1940s इंग्लैंड? So building activity intensified, new railway stations came up, railway lines were extended, tunnel dug, drainage and sewerage laid, river embanked, more opportunity for labor. ये सब लेबरों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होने लगा. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा इस केस में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. द नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डैश इन द 1840s. 1940 के दौरान ये जो डबल हो गया था आपका जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का. तो ऑप्शन इज बी. ओके, ऑप्शन इज बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 का आपका. बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री वेयर डिड द फाइनर वेराइटीज ऑफ सिल्क एंड कॉटन गुड्स कम फ्रॉम? जो इंडस्ट्री, मशीन इंडस्ट्रीज टाइम से पहले फाइनर जो कॉटन्स वो कहाँ से आते थे? वो मोस्टली इंडिया से ही आते थे. इंडिया वाज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द दिस फाइन कॉटन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. आफ्टर द कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पावर आफ्टर इन 1960 डिड द डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल डिक्लाइन? क्या डिक्लाइन हुआ था? लेट्स सी क्या हुआ था. So yes, they had started manufacturing their own cotton textile. Indian textile were not exported from India due to high price by Indian merchants. No British cotton industries had not yet expanded, and Indian fine textile were in great demand in Europe. The demand had declined because it was not up to the European choice and use. So option C is the right answer. 21, option C is the right answer. No, British cotton industry had not yet expanded and Indian fine textile were in great demand in Europe. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. How did the East India Company set up a monopoly over the weaving industry in India? So कैसे weaving industry पे अपना monopoly किया? By openly fighting with the Portuguese and other trades, by dominating weaver through force of action, by bribing weaver, by appointing gomasta to get direct control of the weaver, providing loans and giving time limit. So अगर देखा जाए तो इन्होंने जो लास्ट वाला ऑप्शन है उन्होंने सिलेक्ट किया था. बाय अपॉइंटिंग गोमास्ता करके उन्होंने सारे वेवर्स के ऊपर कंट्रोल किया, उनको लोन प्रोवाइड करवाया और फिर जल्दी लोन चुकाने के लिए बोला. और ये सब के वजह से उनका बिजनेस काफ़ी हैम्पर हुआ और धीरे धीरे उन्होंने उनके ऊपर मोनोपोली करना शुरू किया. What happened when the cotton industry developed in England in 1850s onwards? So mercantile goods had Manchester goods
had to be sold in Britain. These goods were to be exported to India as well. Import from India declines. So देखा जाए तो पहला ऑप्शन है मैनचेस्टर गुड, ब्रिटेन में बिकना है और इंडिया में बिकना है. सो इंपोर्ट जो था इंडिया से वो धीरे धीरे कम होने लगा. और बाकी ऑप्शन है इंग्लैंड गुड्स, इंग्लिश गुड्स वे आर नॉट बीइंग सोल्ड इन इंग्लैंड ड्यू टू क्वालिटी प्रॉब्लम. सो इट इज नॉट द ऑप्शन. ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस, क्योंकि इंग्लैंड में बिकने लगा और इंडिया में भी आने लगा तो इंडिया का जो इंपोर्ट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा. राइट. तो व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द कॉटन वेवर फेस इन इंडिया. कॉटन वेवर लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, यहाँ चार ऑप्शन है. दे वर फोर्स्ड टू क्लोज डाउन देयर प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स एंड द लोकल मार्केट श्रैंक, बीइंग ग्लटेड विथ मर्चेंटर मशीन मेड चीप इंपोर्ट्स. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था अगर देखा जाए तो. और तीसरा ऑप्शन है हैंडमेड गुड्स लुक लॉन्गर टू मेक एज कंपेयर टू मैनचेस्टर इंपोर्ट्स. दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन एंड गुड क्वालिटी आफ्टर अमेरिकन सिविल वार. सो ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपका इन चारों ऑप्शंस को लेके नीचे फिर ऑप्शंस क्रिएट किया गया है और आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4. उन्होंने जो फोर्स से क्लोज डाउन नहीं हुआ था, बट ये जो तीन ऑप्शन है एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स और हैंडमेड गुड्स टुक लॉन्गर टू मेक कंपेयर टू मैनचेस्टर इंपोर्ट्स, दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन गुड क्वालिटी आफ्टर अमेरिकन सिविल वार. ये सब जो ऑप्शन है ये 2, 3, 4 में है और यही राइट ऑप्शन है आपका आंसर का. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. फर्स्ट कॉटन मिल इन मुंबई बॉम्बे केम अप इन द ईयर डैश एंड इट वेंट इनटू प्रोडक्शन 2 years लेटर. ये कब पहला कॉटन मिल बना था. तो पहला कॉटन मिल जो आपका बना था वो है 54 में. राइट. इट इज 54 में बना था. इन द ईयर डैश द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वेविंग मिल ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन. सो मद्रास का जो वेविंग मिल है कब प्रोडक्शन स्टार्ट किया था. इट इज 1874, 20 साल बाद. ओके. इसके 20 साल बाद 54, 74. राइट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27. इन द लेट 18th century which country did the upcoming Indian businessmen gain maximum profit from. In the 18th century which country did the upcoming Indian businessmen gain maximum profit from. So अगर देखा जाए तो उस दौरान 18th century के दौरान अगर देखा जाए तो आपका चाइना से काफी आपका प्रॉफिट हो रहा था. चाइना इज द ऑप्शन. ओके. व्हाट डिड द इंडियन मर्चेंट्स एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन आफ्टर द कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडिया. ट्रेड टाइटेंड. सो कंट्रोल जब कर लिया पूरा कॉलोनियल और ट्रेड को टाइट कर दिया तो क्या एक्सपोर्ट करते थे टू ब्रिटेन आफ्टर ये सब टाइटनेस के बाद. तो इंडियन मर्चेंट क्या एक्सपोर्ट करते थे. राइस, जूट, हैंडीक्राफ्ट्स, रॉ मटेरियल, ओपम, व्हीट, इंडिगो. ये आपका रॉ कॉटन, ओपम, व्हीट, इंडिगो. ऑब्वियसली आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. इसीलिए आपका नील जो खेती के ऊपर हुआ था आपका इंडिगो के ऊपर महात्मा गांधी जब आए थे उस दौरान हुआ था, क्योंकि वो सब प्रोडक्शन जबरदस्ती करवा रहे थे वो लोग. ठीक है. तो ये आपका राइट आंसर है. Where did the worker come from to work in Indian industries that were set up. तो मोस्टली आसपास के डिस्ट्रिक्ट से ही आ रहे थे और जनरली वही सब था. Where did the workers come from to work in Indian industries. तो कहाँ से आ रहे थे वो लोग. मोस्टली आपके जो आसपास के लोग थे. द ऑप्शन ए इज द right answer. Worker come from the districts around. Okay. So next question. What was the role of jobber. Jobber का रोल क्या था. He was
एम्प्लॉइंग एंड न्यू रिक्रूट्स को आप एचआर का काम जो है आजकल ह्यूमन रिसोर्स का वही काम वो करता था, लोगों को रिक्रूट करता था, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज इंटरेस्टेड इन डूइंग इन इंडिया। जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी है वो क्या करता था, he was setting up tea and coffee plantation, investing in mining, indigo and jute, importing handmade goods, or levying high tariffs on the Indian product। तो ये कौन सा था जो यूरोपियन का मैनेजिंग एजेंसी करता था। इट इज़ द सेटिंग अप ऑफ प्लांट्स का और माइनिंग, इंडिगो एंड जूट, ये सब चीज़ें वो करता था। यानी कि ऑप्शन 1 और 2 इज द ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी 1 एंड 2 वाला राइट होगा, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच कंट्री वाज यन मेनली एक्सपोर्टेड टू। ये जो कपड़ा का इनिशियल स्टेज है वो कहाँ, व्हिच कंट्री वाज द यन मेनली एक्सपोर्टेड टू, कहाँ एक्सपोर्ट मेनली किया जाता था। तो मेनली इट इज टू चाइना। ओके, चाइना में ये किया जाता था यान का ट्रांसपोर्ट या सप्लाई। व्हाट चेंजेस ऑकर इन द इंडस्ट्रियल पैटर्न इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी फर्स्ट डेकेड मतलब आपका 1910 और उससे पहले क्या चेंजेस आया था आपका इंडस्ट्री में। सो देखा जाए तो स्वदेशी मूवमेंट, गैदर द मूवमेंट, नेशनलिस्ट मोबिलाइज पीपल टू बॉयकॉट क्लॉथ। तो यान टू चाइना डिक्लाइन सिंस प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना एंड जापानीज मिल फ्लडेड द चाइनीज मार्केट, राइट। इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया बिगेन शिफ्टिंग फ्रॉम यान टू क्लॉथ प्रोडक्शन में स्विच किए। कॉटन पीस गुड प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन इन इंडिया डबल्ड, और यह हो गया कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन, जो कॉटन गुड्स का प्रोडक्शन है वो डबल हो गया 12 साल में। सो ऑल आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इम्पैक्ट डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद क्या फर्क पड़ा इंडियन ग्रोथ। मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन, इंडियन मिल्स हैव ए vast home market to supply, Indian factories were called upon to supply war needs, jute bags, cloth for army uniform, tents, leather boots, horse, mule saddles, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिक्लाइन। तो क्या ऐसा क्या सीन था जो हुआ। तो इट इज ऑप्शन बी 1 एंड 2। मैनचेस्टर इंपोर्ट डिक्लाइन, इंडियन मिल्स वास्ट कंट्रोल, मार्केट मिल गया कंट्रोल करने के लिए। इंडियन फैक्ट्रीज वेयर कॉल्ड अपन सप्लाई नीड्स, और इंडियन फैक्ट्रीज में वार सप्लाई का चीज़ें आप मैन्युफैक्चर भी होने लगा था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आफ्टर द वार वाज मैनचेस्टर एबल टू रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट। आप क्या मानते हैं, क्या ऐसा हो पाया था। नो, economy of British scrambled after war, cotton production collapsed and exports of cotton clothes from Britain fell dramatically। धीरे धीरे वो काफ़ी धीमा होने लगा। where were the Indian large scale industry located around 1911। तो 1911 में ये ऑल अराउंड थे, जो आपका गुजरात का अहमदाबाद वगैरह या वो वहाँ कलकत्ता, मुंबई, बंगाल में बॉम्बे, बंगाल, ये सब थे, ऑल ओवर चारों कोने तक फैल गए थे। तो ये आपका नहीं, अगर देखा जाए तो आपका 4 नहीं, गुजरात नहीं, ये बॉम्बे और बंगाल 1911 में आपका बॉम्बे एंड बंगाल ये दोनों में था, बंगाल एरिया में, और इसमें जूट का और इसका कॉटन का था बॉम्बे और ये। सो नेक्स्ट 1 एंड 2 मोस्टली यही होना चाहिए। सॉरी, आपका ये 36 का
आपका डी 3 एंड 4, सॉरी 1 एंड 2 नहीं, 3 एंड 4 होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द हैंडलूम इंडस्ट्री इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी इन इंडिया। फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब 1950 तक हैंडीक्राफ्ट जो हैंडलूम इंडस्ट्री था उसका स्टेटस क्या था। सो अगर देखा जाए तो वो हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपांडेड स्टेडीली, धीरे धीरे बट स्लोली स्टेडीली इम्प्रूव हो रहा था। जब तक आपका इंडिपेंडेंस का टाइम आया तब तक ये स्लोली इम्प्रूव होने लगा था, क्योंकि बाहर का जो प्रोडक्शन आने नहीं लगा, आ नहीं रहा था और वो डिक्लाइन हुआ, तो इंडिया का कॉटेज इंडस्ट्री का काफ़ी धीरे धीरे एक्सपेंशन होने लगा था। ठीक है। विद द इन्वेंशन ऑफ फ्लाई शटल व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन द हैंडलूम इंडस्ट्री। फ्लाई शटल के होने से आपका ये जो इंडस्ट्री है इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुआ और स्पीडेड द प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द लेबर डिमांड। लेबर डिमांड काफ़ी रिड्यूस हुआ, प्रोडक्टिविटी पर वर्कर बढ़ा, तो ऑब्वियसली सारा चीज़ बढ़ा, प्रोडक्शन का स्पीड और बढ़ा और लेबर का रिक्वायरमेंट उसमें कम हुआ। ठीक है। Which region benefits from the fly shuttle equipment? तो ये जो फ्लाई शटल इक्विपमेंट उससे कौन सा एरिया आपका बेनिफिट हुआ? ट्रैवनकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन एंड बंगाल। ये जो बंगाल बाकी सब आपका साउथ और वेस्ट कोस्ट की तरफ है, बंगाल एक ईस्ट कोस्ट की तरफ है। तो नेक्स्ट चलते हैं। सर्टेन ग्रुप ऑफ वेवर्स वेयर इन ए बेटर पोजिशन देन अदर्स टू सर्वाइव द कंपटीशन विथ मिल इंडस्ट्रीज। हाउ? ये कैसा पॉसिबल हुआ कि कुछ ग्रुप ऑफ वेवर्स वेयर इन बेटर पोजिशन, जब मिल के साथ उनका जब कंपटीशन हुआ तो उसमें कैसे बेटर वे में सर्वाइव कर पाए? इट इज़ बिकॉज ऑफ, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। वेवर्स गॉट देयर डिजाइंस फ्रॉम एब्रॉड, मिल्स कुड नॉट, ये नहीं है, तो मिल्स कुड नॉट इंटीमेट स्पेशलाइज्ड वेवर्स साड़ीज विथ वेवन बॉर्डर्स और of the famous lungis and handkerchief of Madras could not be easily displaced by mill production. मिल प्रोडक्शन के द्वारा ये सब डिस्प्लेस नहीं हो पाया। They had original indigenous designs, उनका जो डिज़ाइन था काफ़ी इंडिजिनस रहा, जो नॉर्मल आपके जो फैक्ट्री प्रोडक्ट्स में वो उसका नहीं कर पाए। Weavers did not have to make such efforts। तो ये मेनली आपका 2 और 3 वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो 2, 3 कहीं है, हाँ सी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, व्हाट काइंड ऑफ लाइवलीहुड डिड द वेवर्स एंड द अदर क्राफ्ट्समैन हैव हु कंटिन्यूड टू एक्सपांड प्रोडक्शन थ्रू द 20th सेंचुरी। तो लाइवलीहुड उनका कैसा था? दे लिव्ड हार्ड लाइफ, often the entire household including all women and children had to work hard, they made profit and lived well, they were rich and prosperous। एक्चुअली देखिए 1 और 2 ऑप्शंस ये आपका होगा, क्योंकि उनका काफ़ी हार्ड लाइफ था और लंबा टाइम लोग काम करते थे, घर के सारे लोग भी काम करते थे, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ वेयर न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटेड। न्यू कंज्यूमर्स कैसे क्रिएट हुए? हाँ, तो ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बात करना चाह रहा था भाई, सैंपल बाय प्रोड्यूसिंग फ्री प्रोडक्ट्स नहीं, मिडिल मैन नहीं, ये एडवर्टाइजमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका, इस केस में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एडवर्टाइजमेंट देके लोग अट्रैक्ट हुए, जो भगवान की फोटोज़ वगैरह या बड़े बड़े पुराने राजा महाराजा की फ़ोटो दिखा के वो अट्रैक्ट करते थे। जब राजा यूज कर रहा है तो आप राजा बन के दिखो, राजा की तरह इसको भी यूज़ करो, इस तरह से भगवान का प्रतीक मान के उसको यूज़ करने के लिए प्रमोट करते थे, प्रतीक दिखा के फ़ोटो में। इस सब तरह से उनका तरीका था माइंड वॉश करने का। व्हाट डिड द मैनचेस्टर लेवल से? मैनचेस्टर, मेड इन मैनचेस्टर, वो लिख के आता था मेड इन मैनचेस्टर, राइट। तो नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंडियन लेवल डिड नॉट ओनली कैरी वर्ड्स एंड टेक्स्ट, दे ऑल्सो कैरी
images. Okay, 44, the answer will be images, option B. नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस वे आर मेड ऑन द लेवल्स, लेवल्स के ऊपर किस तरह के थे, गॉड्स, गॉडेसेस, पिक्चर ऑफ फैक्ट्री, सीनरी, नहीं, गॉड एंड गॉडेसेस मोस्टली हुआ करते थे ताकि लोग अट्रैक्ट हो, भगवान के प्रति भक्ति को वो यूज़ करते थे. सो 46, व्हिच वाज ए पॉपुलर मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट. सो पॉपुलर मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट वैसे कैलेंडर मोस्टली इज द पॉपुलर मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट हुआ करता था. ठीक है, सो ऑप्शन डी. व्हाट अदर इमेजेस वेयर यूज्ड ऑन द कैलेंडर, कैलेंडर में और क्या, नवाब और एम्पायर जो थे, जैसे मैंने बोला राजा रंजीत सिंह, ये वो सबका वो पिक्चर्स यूज करते थे राजाओं को वगैरह दिखा के. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. व्हाई वेयर कैलेंडर से पॉपुलर मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्यों था. भाई कैलेंडर वेयर यूज्ड इवन बाय कॉमन पीपल, हाँ ये जरूर होता था कॉमन पीपल के द्वारा यूज. नेक्स्ट चलते हैं, तो कॉमन पीपल के द्वारा ये यूज होता था. हंग इन द टी शॉप एंड इन पोर पीपल्स होम जस्ट एज सच एज ऑफिसर्स एंड मिडिल, हाँ ये भी हो सकता है. दे वर चीप, दे कम आउट इन मास प्रोडक्शन, नहीं ये दोनों चीप और मास प्रोडक्शन ये नहीं हो सकता. 1 और 2, ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द पिक्चर्स ऑफ नवाब्स एंड एम्पायर यूज्ड ऑन. भाई जैसे मैंने आपको बताया वो लोग ये प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, जब बड़े बड़े राजा महाराजा इसको फेवर करते हैं, फोटो में दिखा के वो करते थे, तो आप राजा महाराजा की तरह इसको प्रीफर कीजिए इस प्रोडक्ट्स को. यही उनका मेन मोटिव था इसके पीछे का. सो आपका द मैसेजेस वेयर सीम्स दैट इफ यू रेस्पेक्ट द रॉयल फिगर दे रेस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट. व्हेन द प्रोडक्ट इज बीइंग यूज्ड बाय किंग or the produced under the royal command, it is the quality could not be questioned. So ये mainly दो ऑप्शन हो सकता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और ये इसका लास्ट क्वेश्चन. एडवर्टाइजमेंट्स बिकम ए व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ क्या. ये एडवर्टाइजमेंट क्या मैसेज देने लगा, इट इज स्वदेशी, स्वदेशी मैसेज देने लगा. ये हमारा घर का प्रोडक्ट है, ये स्वदेशी है. राइट, तो इसके साथ आज इतना ही. 50 क्वेश्चंस हो गया, और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे और भी सारे चैप्टर के, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में मत भूलिए. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून, थैंक यू.